दोस्तों, आप लोगों को हमने पिछली कक्षा में एक तुलना का नियम बताया, दूसरा आपको 10-10 का रूल बताया, तीसरा आपको पहले और बाद का बताया। तो आप लोगों से एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको 1 बाय 1 स्टेप देखिएगा, क्योंकि आप 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे तो आपका हर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हर सवाल का आपको क्लियर हो जाएगा। अगर 1 बाय 1 नहीं देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं है, बस आपको एक तथ्य, एक फंडा, एक तरीका बताया जा रहा है। और आज की हम क्लास में आपको कुछ नए तरीके बताते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ब्रांच विधि यानी शाखा विधि के नियम के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी भी जो भी सवाल हमारा होएगा उसको हम पहले 100% मान लेंगे और उसके बाद जितने उसके खर्च हो या जितने एप्टीट्यूड होते हैं अलग अलग, उन सबको हम अलग अलग ब्रांच के रूप में लिखते हैं और फिर फाइनली उनको जोड़ के 100 में से घटाकर बाकी का तुलना करके एक एक नियम का प्रयोग करेंगे और उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुल 3 संख्याएं हैं, तो हमने क्या करना है, 1, 2 और ये 3 संख्या ले लिया। ये मानते हैं तीनों संख्या मिलाकर 100% है। क्लियर हो गया। तो अब उसने कहा कि जो दो संख्याएं तीसरी से इतने इतने कम है, तो दैट मीन्स ये हुआ कि हम तीसरी को 100 पहले ले ले। तो पहली अगर 30% कम है तो दैट मीन्स वो 70 होगा, और दूसरी अगर 37% कम है तो कितना हो जाएगा, 37 और 3 40 और 7, क्लियर हो गया, 63। तो अब हम अगर आगे सवाल में देखें, ये तो अभी हमने सवाल से जो मैटर था उसको नोट किया ब्रांच बनाकर। अब क्या है कि हमें सवाल का सॉल्यूशन बताना है। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। तो फिर वही पहला नियम आ गया, क्या, तुलना विधि का। हमें यहाँ तुलना करना है, तो हम उसी विधि का मतलब प्रयोग करेंगे। तो हमको दूसरी संख्या पहली की यानी दूसरी की तुलना पहली से करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जब कम या अधिक होता है तो हम इनका अंतर निकालते हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अंतर कितने का है, 7 का है। तो अब तुलना किससे करनी है, पहली वाली से। तो पहली वाली से तो पहली कितनी है, 70। तो बाई हम 70 रखेंगे और परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 100 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 10%। तो आप कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है पहली से 10% कम है। क्लियर हो गया। ओके, देन नेक्स्ट अब देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं कि कहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुए और वो 476 मतों से विजयी हुआ। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि 2 लोग हैं, एक विजयी हो रहा है और एक हार रहा है। तो 2 लोगों में हम एक का लिख देते हैं कि जो विजयी हुआ और दूसरा जो हारा। तो अब जो है पूरा 100% हम लेते हैं। हमने कहा था कि यहाँ पे कोई भी संख्या होगी उसको 100% मानेंगे, और इसमें से जो विजयी हुआ है उस व्यक्ति को कितना मिला है, 84% मिल गया है। तो अब आप सोचिए कि हारने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा। तो 100 में से हम 84 को घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16%। मतलब हारने वाला व्यक्ति 16% से हार रहा है। तो अब थोड़ा सा हम सवाल को देखें तो कह रहा है कि जो विजयी हो रहा है वो 476 मतों से विजयी हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों में जितना जो वोटों का अंतर है वो कितना है, 476 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो 84 और 16 इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 68, ठीक है, 14/6, ठीक है। उसके बाद यानी ये जो 68% है किसके बराबर आ गया है आपका, 476 से, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि ये एक एक विधि का हमने कहा था कि प्रयोग कर लेंगे। क्या कि जब ये 68% बराबर क्या है 476, तो हमसे पूरा पूछा है ना कुल मतों की संख्या, तो कुल का मतलब 100% है, तो 100% का मतलब 100 यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ बटे में 68 रख देंगे, मतलब कि कुल कितना आ जाएगा 700। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो अब जो है कि हम इस एग्जाम्पल पर भी ध्यान दे देते हैं। क्या कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है और वो 12 अंकों से फेल हो जाता है, और वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति है, बच्चा है, जो 40% अंक प्राप्त करता है और वो पूर्णांक से 28 अंक अधिक लाता है। तो हमें बताना है कि पूर्णांक कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ भी देखिए चुनाव और परीक्षा, ये सारे सवाल एक ही तरह से चलेंगे, बस परीक्षा कर दिया जाता है, चुनाव कर दिया जाता है, इसे कोई मतलब अंतर नहीं होता है, बस आप फॉर्मेट समझिएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास 2 विद्यार्थी हैं, वो हम लोग डालेंगे और कुल हम जानते हैं कि पूर्णांक 100 का लेंगे। तो अब पहला जो होता है 30 अंक प्राप्त करता है लेकिन 12 अंकों से फेल हो रहा है, अगर मतलब इसको 12 अगर दे दिया जाए तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा इसका। अच्छा, उसी तरह से दूसरा वाला 40% अंक प्राप्त करता है, तो 40% ये प्राप्त किया लेकिन उत्तीर्णांक से 28 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 28 इसमें से घटा दे तो ये भी पासिंग हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये दोनों क्या है पासिंग मार्क हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे। तो ये जो होगा 30% इधर ला देते हैं, -40% हो गया, और उधर -28 है तो -12, ये उधर जाके -12 हो जाएगा, नहीं पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अंतर है वो 10% का है और ये जो अंतर है आपका 40 हो गया। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं -10 -40, तो वो माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो आप क्या हो गया कि 10% इक्वल 40। तो आपका पूर्णांक बताना है, तो 10% में जब 40 नंबर हैं तो 100% में कितने होंगे, तो 100 × 10 मतलब कितना हो गया 400, यानी कि पूर्णांक उसका 400 है। इस सवाल में आपसे उसका पासिंग मार्क भी पूछ सकता है कि पासिंग मार्क कितना होगा। तो आप पासिंग मार्क के लिए आप जान गए कि पूर्णांक 400 है, तो मतलब कि उसमें से कोई भी 30% निकाल लीजिए उसका और 12 जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा, या फिर आप 40% निकाल लीजिए और उसमें 28 घटा दीजिए तो भी आ जाएगा, या आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप करेंगे कि 10% बराबर हो गया है 40 नंबर, तो आप किसी से लीजिए 30% में कितना हो जाएगा, तो 30% मतलब 30/10 मतलब हो गया कितना 120। अब इसमें जो है कि 12 अंक जोड़ना हमको है, तो 12 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 132। ये उसका पासिंग मार्क हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? ठीक, क्लियर हुआ? ओके, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम्पल को। कह रहे किसी हॉस्टल में विद्यार्थियों की संख्या में 15% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 340 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो सिंपल है, यहाँ पर हमने कहा था कि किसी भी संख्या को या जो भी चीज़ होगा उसको 100% में रखेंगे। तो यहाँ भी हम पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों को 100% में रखते हैं। तो यहाँ 2 लोग हैं, एक है लड़के और लड़कियां। तो अब देखते हैं लड़के कितने हैं 15%, तो लड़कियां कितनी होंगी 85। क्लियर है, जब 100 में 15% लड़के हैं तो दैट मीन्स क्या हुआ कि लड़कियां 85% होंगी। अब कहा है कि लड़कियों की संख्या 334 है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इनका अंतर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि लड़कियों की ही संख्या दिया है, उनका अंतर नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे कि 85% बराबर 340 लिखेंगे। क्लियर हुआ? ये ऐसा नहीं कि आप पिछले सवालों की तरह यहाँ अंतर निकाल लेंगे। तो आप ध्यान देंगे सवालों में कब अंतर निकाला जा रहा है, कब डायरेक्ट हम लोग तुलना कर रहे हैं।
तो ये चीज आप कब समझ पाएंगे, जब 1 बाई 1 स्टेप ये देखते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या दिया था, तो यहाँ लड़कियों की संख्या 85% है, तो हम इसके बराबर इतना लिख दिया। तो हमसे पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 15%, तो जब 85% बराबर इतना है तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप 15 बटे में 85, तो 17 दूनी 34, 17 पंजे 5 चौको 20, 15 चौको 60, मतलब 60 लड़के हो गए। क्लियर। अब एक ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही हम लोग ब्रांच बनाकर ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे अनुपात है थोड़ा सा। तो देखिए क्या है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो ये है। तो यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप देख लीजिए पहले कि जो लड़के हैं और लड़कियां, तो इनका रेशियो 3 और 2 दिया है। तो चूंकि आप रेशियो तो इसे 3-2 लिख सकते हैं, या 30-20 भी लिख सकते हैं, या 300-200 भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, सब सही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर x मानकर नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कि आप अगर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं, जैसे ये 30 हो जाए और ये 20 हो जाए। मान लीजिए कि लड़के 30 हैं, लड़कियां 20 हैं, आपका रेशियो वही है। तो अब सवाल से हम पढ़ते हैं कि यदि 20% लड़के क्या हैं, अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने होंगे 80%। क्लियर। उसी तरह से 30% अगर लड़कियां अनुपस्थित हैं तो उपस्थित लड़कियां कितनी होंगी 70%। क्लियर हो गया। जो हम उपस्थित क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बताना है कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो उपस्थित विद्यार्थी में बताना है ना, तो इसलिए हम उपस्थित बच्चों की संख्या निकालेंगे। ठीक है। तो ये 30 का 80% हो गया 24, 8 तरीके 24, और ये कितने हो गए 7 दूनी के 14। क्लियर हो गए। तो कुल उपस्थित लोग हो गए कितने 38 लोग हो गए। और कुल विद्यालय में बच्चे कितने थे, कुल विद्यालय में अगर देखा जाए तो 50 थे। अगर हमने उनको जो अनुपात बढ़ाया था उसको 30-20 माना जाए तो कुल 50 थे और उपस्थित 38 है। तो अब हम परसेंट निकाल सकते हैं कि 38 उपस्थित हैं कितने में 50 में। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं। तो बस 50 दूनी 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 16 और ये 76। ठीक है ना। तो मतलब कुल 76% बच्चे उपस्थित हैं। क्लियर हो गया। ओके, देन नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग एक नए टाइप के सवाल में, और आप गौर करिएगा कि हर सवाल जो यहाँ आपको दिया जा रहा है वो सब एग्जाम में आए हुए हैं। इसी पैटर्न के आपके CGL और SSC 10+2 में आते हैं सवाल। तो आप इस सवालों को ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि एक परीक्षा में A को B से 25% अधिक मिला। तो चलिए हम समझ गए कि ये 25% अधिक है, और फिर B को C की अपेक्षा 10% कम मिला है। उसी तरह C को D की अपेक्षा 25% अधिक मिला है। तो लास्ट में इसने कहा D को 500 में से 320 अंक मिले हो तो A का कितना अंक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई हमारा पूरा जो होता है वो पूरा 100% मानते हैं उसको कि पूरा 100 है। अब उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 4 लोग नजर आएंगे। कौन कौन, A, B, C और D। तो अब यहाँ पर हम एक को आधार मानेंगे और वहीं से सबका हम निकालते हुए चलेंगे। तो आधार किसको लिया जाए, अगर A को B से 25% अधिक मिला है तो यहाँ B को हम ले सकते हैं कि B अगर 100 है तो ये 125 हो जाएगा। लेकिन उसके आगे अगर हम देखें B को C की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, तो अब ये इससे 10% है तो आपको असुविधा होगी कि भाई अब ये 10% इससे कम है, तो आप इसको 10% अधिक B से नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर B जो है C से 10% कम है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि C
बी से 10% अधिक होगा। ये बिल्कुल गलत होगा। आप तुलना वाले सवालों में आप इस चीज को देख सकते हैं। वहां पे आपको बताया गया था कि यदि राम की आय तो श्याम से इतने % अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। तो वहां आप इस चीज को देख लिए होंगे, तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते। इस सवाल में हमें एक आधार यहाँ दिया जा रहा है कि डी को 500 में से 320 अंक मिल रहे हैं। तो हम पहले इधर पता कर लेंगे कि डी जो है 500 में 320 अंक पाया तो क्या % है। तो 320 पाया है 500 में, तो इसका फ्रैक्शन हो गया। परसेंटेज में अगर हम बदलते हैं तो ये आ जाएगा 64%। दैट मीन्स अब ये हमको एक आधार मिल गया कि ये 64% पाया है। तो अब यहीं से हम उल्टे चलते हैं। तो क्या है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, तो 64 का हम 25% निकालेंगे। तो आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं कि 64 का 125%। क्यों? क्योंकि हमने आपको आगे ही बता दिया था, जबकि कम या अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, 100 जोड़कर निकालते हैं या 100 में से घटाकर निकालते हैं। यहाँ पर आप पहले 25% निकालते, फिर 64 में जोड़ते, तब कहीं आप पाते। तो आप इसके लिए आप इकट्ठे निकाल लो ना 125%। तो क्या हो जाएगा, 25 चौको 25 पंजे और 4 से हो गया 16 पंजे 80। तो आप सी का कितना हो गया, 80। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से अब देखा जाए तो क्या है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला है। मतलब ये जो बी है 80 से 10% कम है। तो अब आप जो है 80 का 90% सीधे सीधे निकाल लेंगे। तो 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। क्लियर हो गया। अब फाइनली अब ए को बी से 25% अधिक मिला है, तो अब 72 का आप जो है कि 20% अधिक है, कितना है, 25% अधिक है। तो आप 125/100 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो आप यहाँ पे 90 रख देंगे। तो अब हमारा सबका हमने बायोडाटा निकाल लिया कि कौन कितना है। अब हम फाइनली जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो अब क्या होएगा, बताना क्या है कि ये को कितने अंक मिले, यही बताना है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये का % है, 90% है, तो मतलब आप अब इसका तुलना कर लीजिए कहीं एक एक नियम से कि आपने निकाल दिया है कि भाई वो 90 पाया है % कितने का, कुल पूर्णांक आपका दिया हुआ है 500 पूर्णांक है। तो 500 जो है 500 का आप 90% निकाल दीजिए। तो 500 का आप 90% अगर निकालते हैं तो कितना जाएगा, 450। यानी ए को इतने अंक प्राप्त हो गए। क्लियर है। उसके बाद अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि राम ने अपनी आय का 25% खाने पर, 20% पढ़ाई पे, 10% किराए पे खर्च करता है। यदि 75 रुपये आयकर देने के बाद उसका 465 रुपये बचता है तो उसकी आय क्या है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हम वैसे ही शाखाएं बनाना शुरू करेंगे। क्या है कि कुल 100 है, तो पहले उसने किस पे खर्च किया है, खाने पर। तो पहले हम खाना लिखेंगे और उस पे खर्च हो गया उसका 25%। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं पढ़ाई है दूसरी चीज उसका, तो पढ़ाई पे उसने कितना किया है, 20%। तो यहाँ हम 20% लिख लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, किराया है, तो किराए पर उसने कितना किया है, 10%। तो आप यहाँ पे 10% लिख देंगे, इतना उसका खर्चा हो गया। उसके बाद वो जो है 75 रुपये आयकर भी देता है और इतना रुपये बचाता है। तो आप जो है कि पहले आप क्या करेंगे कि इनको जब वो 100 में से 25 खाना पे खत्म किया, पढ़ाई पे 20%, किराए पे 10%, तो अब उसका बचत पहले कुल कितना हुआ वो आप निकाल लीजिए। तो 20 आप 25 45 10 55, मतलब 45% उसकी बचत हो गई। तो वो टोटल बचत कितने के बराबर होगी, 465 प्लस आपका जो आयकर दिया था 75। क्लियर। या तो इनमें जो इनको जोड़ के प्लस 75 बराबर 465 करेंगे, या टोटल उसका जो बचत है उसमें आय को जोड़ लेंगे, क्योंकि वो रुपया है, नगद कैश है।
उसको हम परसेंट में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आप देखेंगे कि 45% बराबर कितना हो जाएगा, 10, 14 और 5, 540 हो गया। अब जब ये 45% बराबर आ गया 540, तो हमें बताना क्या था, उसकी आय, यानी उसकी आय कितनी थी, 100%। तो आप जब 45 में इतना है तो 100% में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 100 और ये 45, तो 9 पंजे 9 छेक हो गया, अब 5 से हो गया 12, मतलब कि 1200 रुपये उसकी आय हो गई। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ओके, द नेक्स्ट देखते हैं अभी सवालों को। कहा गया है कि एक आदमी की आय 75% खर्च कर देता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, और कह रहा है कि व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये सवाल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 स्टेप है, लेकिन सिंपल वे से हम लोग करेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आदमी की आय मान लेते हैं 100 होती है, तो उसका एक तो हमारा खर्च होएगा और एक बचत, तो वो खर्च कितना कर देता है, 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25% बच गया। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब इसके लिए हम एक और ग्राफ बनाएंगे, और यहां भी वही होगा हमारा खर्च और बचत। तो आय 20% बढ़ गई, मतलब पहले आय उसकी कुल 100% थी, यानी 100 थी, 20% आप बढ़ाते हो तो कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है, 100 में 20 बढ़ा, दैट मीन्स 120 हो गया। ये तो सिंपल था, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि उसका व्यय भी 10% बढ़ रहा है, तो अब व्यय 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, इसको हम थोड़ा सा इधर चेक करेंगे कि पहले खर्च था 75%, अब 10% बढ़ा, तो 10% वृद्धि का मतलब 110%, आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो 110% का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे निकाल लेते, 25 चौको 25 दिया, और फिर हो गया 2 से ये हो गया 55, और फिर 3 पंजे 15 और 116 बटे में, है नहीं। क्लियर हो गया, 82.5। तो अब जो है पहले 75% खर्च था, अब आ गया 82.5%। तो अब देखिए उसकी बचत कितनी होगी, तो 120 में से अब इसको घटा देंगे, तो 120 में से अगर इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 37.5। क्लियर हो गया। अब सवाल पे हम आते हैं, इतना 2 चीज तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब सवाल में कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अब देखो यहाँ बचत 25 थी, आइए बढ़ के हो गई 37.5। तो इसमें अब देखेंगे अंतर क्या है, तो अंतर आपको कितने नजर आ रहा है, 12.5 का, तो ये इसकी वृद्धि है। तो चूंकि हमसे प्रतिशत में पूछा तो हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, तो 12.5 हुई है, किसमें, 25, इसमें ना वृद्धि हो रही है, तो 25 में आप परसेंट में बदलना है तो 100 का आप गुणा कर देंगे, तो 25 चौको 100, मतलब कि 50% की आपकी वृद्धि हो गई। क्लियर। अब हम जो है नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, और ये सीजीएल के सवाल हैं। कह रहे किसी संख्या में 75 संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या का हमें 40% बताना है। तो अब देखते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे कुल संख्या को हमने कहा था कि 100 ही मानते हैं, और कह रहा है कि अगर उसमें 75% में 75 जोड़ा जाए, तो मान लीजिए संख्या का 75% क्या होगा, 75 ही होएगा, और 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है, मतलब 100 ही हो गया। बात समझ में? तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो अंतर है वो कितने का हुआ, 25% का हो गया। बात समझ में आ रही है?
तो 25% मतलब कितने के बराबर है? 75, क्योंकि भाई इसमें 75 जोड़ा जा रहा है तभी तो वही संख्या आ रही है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में 75 का अंतर है, और चूंकि प्रतिशत के अंतर में 25 का है, तो आपका क्लियर सेंस हो गया कि 25% बराबर आ गया 75। तो आपको कितना बताना है? 40। तो आप 40% निकालेंगे, तो यहाँ 40 कर लेंगे बटे में 25, तो यहाँ 75 मतलब 120, यानी वो संख्या क्या है आपकी? 120 है। क्लियर? तो अब हम आपको नेक्स्ट टाइप में लेके चलते हैं। ओके, तो चलिए अब आपको हम एक नया रूल बताते हैं, वेन आरेख। इस विधि से भी हम कई तरह के सवालों को हल करेंगे। जैसे कि आपको पहले वेन आरेख क्या होता है उसके बारे में बता दें। जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए इस तरह के आरेख बनाएंगे, जहाँ पे दो गोले एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो जो दो गोले एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए उभयनिष्ठ जो ये भाग होता है, ये दोनों का होता है, और ये सिर्फ पहले का भाग होता है और ये सिर्फ दूसरे का होता है। उसी तरह से अगर तीन सब्जेक्ट हो जाए तो तीन गोले जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो बाहर का भाग होता है सिर्फ ये दूसरे का हो जाएगा, ये तीसरे का, ये पहले का, और तथा पहले दूसरे का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये दोनों का होगा। पहले और तीसरे के बीच का ये होगा, ये दोनों का होएगा, और दूसरे और तीसरे के लिए ये दोनों का होगा। लेकिन जो बीच में होएगा ये तीनों के लिए सेक्टर होगा। तो अब इनका हम प्रयोग करेंगे कैसे? तो हम सवाल को पढ़ते हैं, और जो दिया होता है, चाहे इसका सिर्फ दिया हो या इसका दिया हो या दोनों का दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिलअप करेंगे, और फिर जोड़ घटा के 100 से कम बेसी करके फिर एक एक नियम का प्रयोग करके ही हम जवाब देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब एक सवाल को हमने यहाँ पर देखते हैं कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 70% हिंदी में, और 40% दोनों में ही। तो दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ हमने देखा क्या, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। तो हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज फिलअप करने के लिए ये देखेंगे कि ये जो दिया होगा वही चीज इनमें भरने होंगे। अगर ये फेल का दिया है तो इनमें फेल फेल भरे जाएंगे, और यदि इसमें पास के दोनों विषयों में पास की संख्या दिया होगा तो हम इनमें भी पास पास के लोगों को ही भरेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें पास वालों को दिया है तो इसमें फेल फेल वालों को भर दें, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो पहले हम नोट करते हैं कि 60% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कुल 60% पास है, तो और फिर हिंदी में 70% पास है, और फिर कह रहा है दोनों में 40, तो दोनों का मतलब ये हो गया 40, दोनों के लिए यहाँ भरा गया, ठीक है। तो अब केवल हिंदी में कितने होंगे भाई? कुल हिंदी तो 70 थे, 40 तो बीच में आ गए, तो इधर 30 बचे ना। क्लियर हो गया? अब उसके बाद उसी तरह से आप इंग्लिश का देख लीजिए कि इंग्लिश में पूरे 60% पास हैं, जबकि उसमें से 40% इसमें आ गए, तो इधर कितना बचा? 20। तो इसका मतलब इन सबको ऐड कर लिया जाएगा तो कितना हो गया? ये 90% दोनों में पास हो गए, ये आपके पास बच्चे हैं। तो आप अब निकाल लीजिए फेल कितने हुए। तो फेल आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई फेल आपको बताना है तो 100 में से 90 घटा लेंगे, तो आपका क्लियर कितना हो गया? 10% आपके फेल हो गए, ठीक है ना। तो अगर कहीं संख्या दी होती तो हम 10% का एक्चुअल संख्या निकाल लेते हैं, नहीं तो बस ये परसेंट में ही आपका आंसर हो जाएगा कि फेल बच्चों की संख्या 10% हो गई है। क्लियर हो गया है? ओके, देन नेक्स्ट सवाल पे अब हम देखते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं, वेन आरेख पे कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि दोनों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो उनमें से कितने प्रतिशत दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं? अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 2 गोले बनाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऑब्जेक्ट है। एक है क्या आपका अंग्रेजी है और ये आपका हिंदी है। तो अब हम नोट करेंगे कि 70% अंग्रेजी बोलने वाले हैं,
तो अंग्रेजी बोलने वाले 70% है, और 65% हिंदी बोलने वाले हैं, तो 65% आपके हिंदी बोलने वाले होते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद आप देखिए कि उनमें से 27% दोनों नहीं बोल पाते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो दोनों का दिया वो 27% है, लेकिन कैसे लोग हैं जो दोनों में से कोई नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या भरेंगे जो न बोलते हो, तो उसके लिए अब इसको देखा जाएगा। ये आपके बोलने वाले हैं, तो न बोलने वाले कितने होंगे 30%, और बोलने वाले 65 हैं, तो न बोलने वाले इसमें होंगे 35%। क्लियर हो गया। तो अब इससे इसको हम भरेंगे, तो न बोलने वाले 27 आ गए हैं, तो 30% टोटल है इंग्लिश में न बोलने वाले, तो इसमें आप सिर्फ 3 भरेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है कि हिंदी में न बोलने वाले टोटल 35 हैं, और उसमें से 27 इसी में है, तो अब इसमें कितना हो जाएगा 8। ठीक है। अब टोटल हम जोड़ देते हैं, न बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 38। इतने हो गए न बोलने वाले, याद रखिएगा ये कितने क्या हो गए न बोलने वाले। तो हमको तो दोनों भाषा बोलने वाले चाहिए ना, तो बोलने वाले बताना है, तो बस 100 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 38, 62%। क्लियर हो गया। तो 62% ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। क्लियर हो गया। ओके, देन नेक्स्ट। तो अब देखते हैं कुछ विशेष टाइप के सवालों को। ये कुछ अपने मतलब कि अलग टाइप के होते हैं, इनको अगर हम फॉर्मली अगर नॉर्मल रूप से लगाएं तो अधिक समय ले लेते हैं, तो इनको हम एक फॉर्मूले के आधार पे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे कि अब है, यदि दाल का मूल्य 15 रुपया से बढ़कर 20 रुपया हो जाता है, तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च न बढ़े, यानी अपवर्तित रहे। तो यहाँ पर आपको बस आपको प्रतिशत आपको कमी करनी है, कमी बराबर तो मूल्यों का अंतर लिखेंगे, मूल्यों का अंतर बटे में नया मूल्य, नया मूल्य। आप परसेंट में बदलते हैं तो 100 का बस गुणा कर देंगे। आपको इतना ही से याद रखना है। तो इन दोनों मूल्यों में आपको कितने का अंतर नजर आ रहा है 5 का। 15 से 20 हुआ मतलब 5 का अंतर हो गया। आपका नया मूल्य क्या दिख रहा है 20। अब परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे तो 20 पंजे यानी कि 25% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से सिमिलरली अगर वो दाम अगर घट रहा है तो भी यही काम करना है। यहाँ पे आपसे वृद्धि जैसे पूछा गया है तो आपको बस याद रखना है कि वृद्धि प्रतिशत बराबर वही मूल्यों का अंतर। तो मूल्यों का अंतर यहाँ कितना है 5 यहाँ भी है, और नया मूल्य क्या है 20 है। परसेंट में बदलना है 100 का गुणा यानी कि 25% की 25% की वृद्धि करनी होगी। क्लियर। ये बस फॉर्मूले पे है और इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है। ओके देन अब देखते हैं अब कुछ नए टाइप में। यहाँ पर देखिए कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति जो होता है 250 में पहले से 5 केजी कम मटर खरीद पाता है। तो मटर का प्रति केजी बढ़ा मूल्य और तथा आरंभिक मूल्य बताना है। तो सिंपल है, इसको भी हम एक फॉर्मूले से बस कर सकते हैं। क्या कि इसका अगर आपको बताना है प्रति केजी बढ़ा मूल्य बताना है तो आप कुछ नहीं करना होता है। जो प्रतिशत वृद्धि होती है उसमें आप जो है आपका जो रकम होता है उसका गुणा कर लीजिए और बटे में 100 गुणे में जो मात्रा आपकी कम बेसी होती है उसका गुणा कर लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए प्रतिशत वृद्धि 10 है, रकम आपका 250 रुपये है और 100 गुणे और मात्रा कितनी आपकी है 5 केजी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल है। परसेंट की जगह परसेंट लिख दिया, रकम 250 था, 5 केजी ये मात्रा थी, 100 हमारा फॉर्मूले। बस अब इसको सॉल्व कर देना होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा हो गया 5 रुपये प्रति केजी, यानी हर केजी पे 5 रुपया बढ़ गया है। ठीक है। अब अगर हम उसका जो है कि आरंभिक मूल्य अगर हमको बताना हो तो आरंभिक जो होता है आरंभिक मूल्य के लिए
कोई काम अंतर नहीं होता है, सब के सब यही मैटर होते हैं। बस इस 100 में जो प्रतिशत वृद्धि होती है उसी को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 100 गुणे 10 सॉरी प्रतिशत वृद्धि इंटू में रकम बटे में आप कर देंगे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि और गुणे में मात्रा। तो यहाँ पे हो गया 10 250 बाई 110 हो जाएगा और गुणे में 5। 110 समझ में आया, क्योंकि 100 में ये प्रतिशत वृद्धि जोड़ेंगे, प्रतिशत 10 था तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो गया। बस इसको अब सॉल्व कर लिया जाए तो ये से 5 पंजे मतलब ये हो गया 50 बटे में 11 चौक 44 650 बाई 11 रुपये प्रति केजी। इसका ये आरंभिक मूल्य हो गया। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर भी तो मूल्य में कमी हो रही थी, यहाँ वृद्धि थी तो यहाँ पे कमी हो रही है। सब यही होएगा, बस जहाँ पे वृद्धि में जोड़ा जाता है कमी में वहीं पे हम क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो है कि प्रति केजी घटा मूल्य बताना है तो आपका 10% रकम हो गया 400 इंटू 100 और आपकी मात्रा हो गई 5, तो ये 4 हो गया, 5 दूनी हो गया, मतलब 8 रुपये प्रति केजी मूल्य घट गया आपका, ठीक है। अब अगर आपको आरंभिक बताना है कि आरंभिक मूल्य कितना था, तो आरंभिक मूल्य में के लिए आप लोग वही करेंगे परसेंट इंटू ये रकम को कर लेंगे बटे में। अब जो है कि 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 90 और रकम मात्रा आपकी 5 केजी होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके हल्का कर लेते हैं तो 89 तो 9 8 72 88 बाई 9 रुपये प्रति केजी। तो ये आपका जो है कि आरंभिक मूल्य था, ठीक है। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस टाइप के सवालों को। क्या है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार जो होता है उसकी खपत में इतनी कमी कर देता है कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो अब क्या आ जा रहा है कि उसकी पहले खपत 26 केजी थी, तो अब उसकी खपत क्या होगी। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि वही बताएंगे कि नई खपत, ठीक है ना, नई खपत बराबर क्या होएगा आपका जो मात्रा इंटू में 100 प्लस माइनस खर्च। मतलब खर्च में अगर वृद्धि होगी तो 100 जोड़ा जाएगा, अगर खर्च में कमी होगी तो घटा दिया जाएगा। आप बटे में हम लोग क्या कर देंगे कि 100 प्लस माइनस मूल्य, बस इसी पे रख देंगे, सवाल आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। तो मात्रा आपकी कितनी थी पहले 26 केजी थी पहले की, और मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से 110 हो जाएगा, और मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई है तो 130। तो काटेंगे 13 दूनी 26, यानी कि पहले कितनी थी 22 केजी की खपत थी, ठीक है ना। अब एक और टाइप हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। क्या है कि चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके अगर 5 लीटर उसमें से पानी को उड़ा दिया जाता है तो शेष घोल में जो होता है चीनी की प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें आपका है, एक तो चीनी है और एक पानी है। तो दोनों कुल मिला के 25 लीटर है। तो चीनी कितनी है 20% है, तो जायज सी बात है 80% कितना पानी होएगा। तो हम इसका रेशियो निकाले तो 20 पंजे 20 चौक को सॉरी 20 एकम और 20 चौक को 80, ठीक है ना। तो इनको जोड़ कर कितना गया 5 से इस 25 में भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 होएगा, 5 का इसमें गुणा कर दिया तो 20। तो मतलब आपका ये क्लियर हो गया कि 25 लीटर में 5 केजी चीनी है तो 20 केजी पानी है। ये क्लियर हो गया। अब सवाल में अब थोड़ा देखा जाए तो कह रहे 5 लीटर पानी को वाष्प द्वारा उड़ा दिया जा रहा है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें से 5 लीटर पानी निकलेगा तो बचा कितना, 15 लीटर पानी बचाया। तो अब हमको क्या बताना है कि चीनी की प्रतिशतता कितनी है। तो चीनी तो अभी भी 5 kg रहेगी, लेकिन कुल घोल कितना होएगा, 20 होएगा। तो आप 20 रख देंगे, परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा, तो यह आ जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि ये 25%, 5 पंजे 25। तो अब जो है चीनी की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो कितनी हो गई, 25%। क्लियर है, ओके। देन नेक्स्ट, हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने प्रतिशत का आपको लगभग सभी टाइप के सवाल दे दिए हैं, और अभी भी कुछ आपके मन में डाउट्स होंगे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर, इन सब में यही रूल पे हम उन सवालों को भी सॉल्व करने का मतलब कि आपको बताएंगे तरीका, और आपको 100% श्योर हो जाइए कि आप एकदम पकड़ लेंगे, विदाउट सूत्र के ही सभी सवालों को लगा लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक मिश्रण से सवाल आपको दे दिया था, जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे न समझ पाए होंगे कि ये कैसे हो गया है, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम मिश्रण में आएंगे तो इसको भी हम पूरी बाकायदे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बस क्या है कि 1 by 1 जो वीडियो आपको हम देंगे उसे आप 1 by 1 देखिएगा। आप बीच बीच में से अगर देखते हैं तो आप इस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर 1 by 1 देते हैं तो हम 1 by 1 एक चीज जो सब्जेक्ट होता है, कोई रूल होता है, उसको बताते हैं तो उस चीज को आप समझ पाएंगे, और अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये बोर लगेगा, फिर मतलब कि आपको मतलब सवाल करने में भी असुविधा हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो का 1 by 1 पार्ट देखिए और उसे समझिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।